वेलकम दोस्तों इन पाथ IQ चैनल में। चलिए आज मैं CCM एंड CCM रिलेटेड क्वालिटीज़ इशूज़ के बारे में बात करते हैं। आप जो भी स्टील मेल्टिंग शॉप में काम करते होंगे उनको ये तो पता होगा कि कैसे कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन वर्क करता है। और कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन में मशीन से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, क्या फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे कि बिलेट, ये बिलेट होता है, स्लैब हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या करेंगे, और ब्लूम भी हम लोग कर सकते हैं, ब्लूम बनाते हैं। अब इसमें बनाने का तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इस फाइनल प्रोडक्ट में बहुत सारे क्वालिटीज़ इशू आते हैं। अब ये क्वालिटीज़ इशू क्या क्या आते हैं, किस टाइप का क्वालिटीज़ इशू आते हैं, कितने तरह का क्वालिटीज़ इशू आते हैं, और इसका रूट काउज क्या है। ये क्वालिटी इशूज़ जो होते हैं ये सभी प्लांट में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा प्लांट हो जो आइडियल हो, बोल सके कि हमारे प्लांट में तो कोई इशूज़ ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप किसी भी बिलेट का या प्रोडक्ट का, स्लैब, बिलेट या ब्लूम जो भी है, इसका क्वालिटीज़ इंश्योर आप तभी कर सकते हैं जब एवरी पैरामीटर्स को आप एक्यूरेट मेंटेन कर लें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आप हर एक सेकेंड में आपका जो पैरामीटर्स है वो वैरी करता है। और वो पैरामीटर्स इस तरीके से वैरी करता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं, इस पे आपका क्वालिटी बिलेट का या ब्लूम का या स्लैब का आपका दिखता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि हम लोग कास्टर क्या है और कैसे कास्टर वर्क करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कास्टर से रिलेटेड ये सारे पैरामीटर्स आपको दिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये कास्टर है क्या और कास्टर कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कास्टर मशीन है, और ये CCM मशीन में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि ये हम जो है वो लैडल टरेट है। ये टरेट आप ये जो देख रहा है ये आपका स्टील लैडल है, ये स्टील लैडल है। और ये प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप ओवरव्यू समझ लेते कि हम लोग जैसे, ये तो आप लोग सभी देखे होंगे कि आप कैसे बिलेट बनता है, कैसे स्लैब बनता है, और ये CCM असेंबली क्या है, मशीन कैसा है। तो चलिए मैं इसको ओवरव्यू को थोड़ा डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये मशीन क्या है, ये मशीन कैसे वर्क करता है। और तो ये हॉट लिक्विड स्टील है। ये लिक्विड स्टील आपने आइदर वो कोई भी रूट से आ सकता है, जैसा कि LD आ सकता है, आप LD कन्वर्टर से बना के ला सकते हैं, या फिर छोटे प्लांटों में इंडक्शन फर्नेस होता है, ये होता है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ फर्नेस है, काल्डो है। लेकिन अब ये मैटर नहीं करता कि आप किससे स्टील बना रहे हैं, बस मैटर ये करता है कि आप वो स्टील को कितना आप प्यूरीफाई किए हैं, और जितना आप प्यूरीफाई करेंगे आपका क्वालिटी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो अब ये क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले चलिए मशीन के बारे में समझते हैं। तो ये लैडल टरेट है। लैडल टरेट क्या है, तो दिस इज अ मैकेनिकल डिवाइस, ये जिसमें आपकी लैडल को होल्ड करके रख सकें। क्यों आपको लैडल को होल्ड करने के लिए तो रखना होगा, अदरवाइज़ आप ये कंटिन्यू आप टंडिश में मेटल को पास करेंगे, तो टंडिश में मेटल को पास करने के लिए आपको लैडल तो प्लेस करना होगा। तो लैडल प्लेसिंग डिवाइस है। और ये मेनली दो टाइप्स का होता है, एक बटरफ्लाई और एक H टाइप। छोटे प्लांटों में तो कई जगह पे मैंने देखा है कि वो क्रेन में होल्ड करके ही रख लेता है 20 मिनट या 30 मिनट तक, जब तक कि आपका पूरे लैडल ड्रेन ना हो जाए। तो ठीक है, मैं नॉर्मल प्लांटों की बात करता हूँ। तो जनरली ये S टाइप और बटरफ्लाई टाइप, ये दो टाइप का लैडल टरेट होता है। अब ये लैडल टरेट पे जैसे हम लोग लैडल को होल्ड किए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये दो लैडल है, दोनों लैडल को होल्ड किए हैं। अब ये दोनों लैडल, यहाँ दो लैडल क्यों दिखा रहा है, तो इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जैसा कि आपने CCM का मतलब ही होता है कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन। अब ये प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ये डिसकंटिन्यू ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं कि एक आर्म पे हम लोग
लैडल को रखते हैं, फुल लैडल को, और इसको रोटेट करके और 180 डिग्री रोटेशन करके हम लोग इसको टंडिस के पास ले आते हैं। और ये टंडिस के पास बाय यूजिंग श्रॉड, एक डिवाइस है जो कि हमको लैडल से लेके टंडिस में मेटल को आने के लिए एक हमारा पासेज है, सपोज लाइक ए पाइप। तो ये श्रॉड है, इस रॉड के थ्रू हमारा मेटल टंडिस में आता है। और ये टंडिस में मेटल आने के बाद क्या होता है कि ये टंडिस में मेटल, टंडिस का क्या होता है, हमारा रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेनली टंडिस का इम्पोर्टेंस हमारा ये है कि मेटल को होल्ड करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा इंक्लूजन्स होता है वो इंक्लूजन्स को फ्लोट करता है टंडिस में, वो सफिशिएंट टाइम मिल जाता है जिससे कि हमारा इंक्लूजन जो है वो टंडिस में फ्लोट करे, और हमारा जो लिक्विड मेटल है वो लिक्विड मेटल को स्टोर करके रखता है, ताकि दूसरा जब ये लैडल कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड लैडल को कनेक्ट करने के लिए हमको टाइम लगता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इट्स डिपेंड अपॉन द मशीन टू मशीन। तो ये 4 मिनट तक हम कैसे ये कास्टिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक टंडिस डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें कि हम टंडिस को मेटल को स्टोर करके रखते हैं और वो मेटल कंटिन्यू चलता रहता है। अब जैसे ये टंडिस में मेटल आता है, अब टंडिस से क्या करते हैं हम, सेन के थ्रू एक मोल्ड होता है, यहाँ मोल्ड डिवाइस होता है, उस मोल्ड में हम लोग पास करते हैं। ये मोल्ड जो होता है वाटर कूल्ड होता है, कंटिन्यू वाटर कूल्ड होता रहता है। और जनरली ये मोल्ड तो कॉपर का ही होता है, इसमें कुछ एलॉइंग एडिशन होता है, जैसे कि सिल्वर होता है, जिरकोनियम होता है। तो ये मोल्ड के थ्रू हमारा मेटल पास होता है और यहाँ पे एक शेल फॉर्म हो जाता है। और वो शेल फॉर्म कैसे होता है, सपोज आप ये देख सकते हैं, ये मोल्ड है मेरा, ये मोल्ड है। अब यहाँ से जैसे मेटल को पास करेंगे तो एक सेल, ऐसा सेल फॉर्म करेगा। ये सेल जो फॉर्म करता है एक 10 mm to 20 mm के बीच में एक सेल फॉर्म होता है। अब ये सेल जो फॉर्म होता है वो सेल फर्दर ये जैसे मोल्ड से बाहर आता है तो हमारा इधर एयर कूलिंग होता है और वाटर कूलिंग होता है। जनरली कुछ प्लांटों में जो होता है एयर मिस्ट कूलिंग होता है, मतलब वाटर के साथ एयर भी मिक्स करके हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज़ कुछ प्लांटों में प्योर वाटर ही यूज़ होता है। तो ये वाटर यूज़ होता है और वाटर से कंटिन्यू स्प्रे होता है, और जब स्प्रे होता है तो ये फर्दर सॉलिडिफाई होता है। और ये सॉलिडिफिकेशन एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा लेंथ आता है जिसमें 100% ये जो है बिलेट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जिकल लेंथ। टेक्निकल टर्म में हम लोग मेटलर्जिकल लेंथ बोलते हैं। तो मेटलर्जिकल लेंथ वो लेंथ है जिस पर कि हमारा बिलेट जो है या स्लैब जो है, ब्लूम जो है, वो 100% सॉलिडिफाई हो जाए। अब ये कैसे हम जानते हैं कि ये 100% सॉलिडिफाई होगा, तो ये इसका लंबा कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन जो होता है वो मशीन टू मशीन वेरी करता है, और बहुत सारा पैरामीटर्स है जैसे कि कूलिंग वाटर, मशीन कांस्टेंट। तो चलिए ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी मशीन का मेटलर्जिकल लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे कास्टर CCM कैसे वर्क करता है, और CCM में जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज इशू आते हैं। और एक मैं इसमें प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें CCM से रिलेटेड सारा क्वालिटीज़ को वो क्वालिटीज़ रिलेटेड जो भी इशू आता है सभी को मैं एलिब्रेट करूँगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरा जो भी है 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं वो 15 साल का एक्सपीरियंस जो भी है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने BTech MTech में जो पढ़ा उसके बेसिस पे बोलता हूँ। मैं जो भी है प्रैक्टिकली जो चीज़ों को मैंने फेस करता हूँ प्लांट में, अपने जो 15 साल के लाइफ में, 14-15 साल के एक्सपीरियंस में बेसिस पे और थ्योरेटिकल बेसिस पे जो मैंने फेस करता है, जो चैलेंज फेस किया, मैंने बहुत सारे प्लांटों में देखा है। मोर देन 20 प्लांट्स में विजिट किया हूँ और क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो मैंने सभी प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, किस तरह का प्रॉब्लम आता है जनरली, मैं उसके बेसिस पे जो भी हमारे पास फैक्ट रहेगा, जो हमारा नॉलेज में रहेगा, मैं उसको डिस्कस करूँगा और वो ट्राई करूँगा कि आपको लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो चलिए ठीक है, ये मशीन हो गया और ये मेटलर्जिकल लेंथ हम लोग समझ गए। मेटलर्जिकल लेंथ जब अचीव हो जाता है किसी मशीन का, तो वो मशीन के मेटलर्जिकल लेंथ के बाद सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर्स के बाद हम लोग एक TCM रखते हैं। TCM क्या है?
टॉर्च कटिंग मशीन, ये क्या करता है कि वो बिलेट को पीसेस में कट कर देता है ताकि आपको जो रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए, किसी का 5 मीटर, किसी को 10 मीटर चाहिए, तो उस बेसिस पे आपको बिलेट का पीसेस मिल जाता है और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। जैसे ये लैडल कंप्लीट होगा, नेक्स्ट लैडल हमारा ये लैडल टरेट रोटेट करेगा और ये लैडल कनेक्ट हो जाएगा। फर्दर क्रेन से हमारा जो एम्प्टी लैडल है उसको उठाएगा, फिर दूसरा लैडल लाके रेडी लैडल रख देगा। तो ये हमारा प्रोसेस है। अब चलिए ठीक है, ये चीज़ को हम समझते हैं और ये समझने के बाद हम लोग अब आगे नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग क्वालिटी रिलेटेड इशू क्या क्या आते हैं। तो ये क्वालिटी रिलेटेड क्या क्या इशू आते हैं, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कितने तरह का क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो जनरली मैं बिलेट का बात करता हूँ। अब इसको तो आप चाहें तो स्लैब में भी यूज कर सकते हैं, ब्लूम में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चलिए जनरली मैं एक का भी स्टैंडर्ड मान के चलता हूँ बिलेट को लेकर, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके जो भी क्यूरी रहता है आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक होता है, जहाँ मेरे नॉलेज में रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, तो मैं अब समझते हैं कि बिलेट में कितने तरह का डिफेक्ट्स आते हैं और क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप डिफेक्ट। ये शेप डिफेक्ट क्या होता है, तो जैसे कि आप सपोज अब बिलेट बना रहे हैं, तो बिलेट को बनाने के लिए अब शेप डिफेक्ट में क्या क्या आता है। तो बिलेट को बनाएंगे, सपोज मैं 160x160 का बिलेट बना रहा हूँ। अब 160x160 मीन्स ये स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अगर वो बिलेट सपोज ये आपका स्क्वायर फॉर्म में है, अभी सपोज 160x160 ये स्क्वायर बन गया, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये बिलेट हमारा स्क्वायर ना बन के सपोज ये मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। देखिए आपको इस तरह का, चलिए ठीक है इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सपोज आपको स्क्वायर ना बन के आपको एक ऐसा बन गया बिलेट। बताइए क्या ये स्क्वायर आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब ये बिलेट ऐसे बन गया है। अब ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है मीन्स अभी सपोज आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये 160 है तो ऑब्वियसली ये आपका 165 है। अब ये 5 mm एक्स्ट्रा हो गया, तो 5 mm जो एक्स्ट्रा हो गया मीन्स अगर ये एक स्क्वायर है तो ये डायगोनल अगर सपोज D1 है और ये आपका D2 है, तो D1 इज इक्वल टू D2 होना चाहिए क्या नहीं? अब D1 इज इक्वल टू D2 होगा, बट ऐसा नहीं होता। अगर ये नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो बिलेट है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये इसमें रोमोडिटी आ गया है। अब ये रोमोडिटी होता क्या है, तो ये रोमोडिटी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि रोमोडिटी आखिर क्यों आता है, कैसे आता है, और इस रोमोडिटी से हम कैसे बच सकते हैं और मशीन में हम क्या करेंगे, कैसा चेंजेस करेंगे कि इस तरह का रोमोडिटी नहीं है। शेप डिफेक्ट में और जैसे आता है बल्जिंग। अब ये बल्जिंग क्या है, तो मैं ये आपको जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि मैं कंप्लीट पूरा सीरीज़ बनाऊँगा जिसमें कि हर क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ को एक्सप्लेन करूँगा, और वो भी प्रैक्टिकल वे में आपको फ़ोटो के साथ करूँगा जो मैंने प्रॉब्लम प्लांटों में फेस करा है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को बेहिचक क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं जितना होता है मैं आपको सॉल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ और करूँगा। तो ये रोमोडिटी आपने समझ गया। अब जो बल्जिंग है ये क्या है, सपोज ये सरफेस आपका ये सरफेस जो है आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मैंने एक रोमोडिटी सरफेस डिफेक्ट को कर लिया, नेक्स्ट जो मेरा शेप डिफेक्ट है वो शेप डिफेक्ट है हमारा बल्जिंग। अब ये बल्जिंग क्या है, तो बल्जिंग जनरली जैसा कि हम लोग देखिए बिलेट को ऐसे आ रहा है, बिलेट को हमको आना कैसे चाहिए था, एकदम यूनिफॉर्म आना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन ये लाइन में ना होके ये जिक जैक ऐसे आ रहा है। अब ये जो जिक जैक बना रहा है इसको हम लोग बल्जिंग बोलते हैं। ये बिलेट जो है बल्ज हो रहा है, किसी जगह पे उठ जा रहा है, किसी सरफेस पे डाउन चला जा रहा है। तो कनकेव और
कन्वेक्स, ये दोनों फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह का जो शेप डिफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बल्जिंग। तो इस तरह का डिफेक्ट जो भी है, चाहे वो कॉन्केविटी हो, ट्रांसवर्स डिप्रेशन हो और ट्विस्ट हो, तो ये सारे जो भी है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कशन किस पे, तो ओनली रोमोडिटी पे। तो हम लोग आज रोमोडिटी के बारे में डिस्कस करते कि अगर रोमोडिटी क्या है। तो चलिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रोमोडिटी क्या है, एक शेप डिफेक्ट है। और ये शेप डिफेक्ट कैसे होता है और क्यों आता है, ये चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, ये तो मैंने फिगर से बता दिया कि ये अगर सपोज आपका एक स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर है नहीं। जब ये स्क्वायर नहीं है मीन्स क्या है कि ये स्क्वायर अगर नहीं है तो ये D1 और D2 इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि D1 और D2 इक्वल है क्या? नहीं है। जैसे कि अब देखिए, ये है D1, ये D2, ये इक्वल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल ये रोम्बॉइड फॉर्म में आ गया, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट आता है बिलेट में, इसको हम लोग बोलते हैं रोमोडिटी। अब ये डिस्टॉर्शन कैसे आता है शेप में? तो ये शेप में जो डिस्टॉर्शन आता है, डायगोनल लेंथ जिससे चेंज हो जाता है, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, मेनली इसका दो रीज़न है, और वो दोनों क्या है? अनइवन मोल्ड कूलिंग ड्यू टू लैक ऑफ मोल्ड टेपर। अब जैसे कि सभी प्लांटों में डिफरेंट मोल्ड ट्यूब यूज़ करते हैं, और ये मोल्ड ट्यूब जो होता है वो मोल्ड ट्यूब डिफरेंट क्या होता है? तो कुछ प्लांट में पैराबोलिक यूज करता है, कुछ प्लांट में नॉर्मली कर्व मोल्ड होता है, किसी में मल्टी टेपर्ड होता है, 3 फॉर्म में टेपरिंग होता है, किसी में 2 टाइप ऑफ टेपरिंग होता है। तो इस तरह का टेपरिंग 3 फॉर्म मीन्स, सपोज ये मोल्ड है मेरा, ये मोल्ड है, तो यहाँ से इस पॉइंट तक एक टेपर रहेगा, सपोज एक रेडियस रहेगा। दूसरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेडियस थोड़ा चेंज रहेगा, थर्ड टेपरिंग में थोड़ा रेडियस और चेंज रहेगा। तो इस तरह का हमारा टेपरिंग होता है। अब ये टेपरिंग कैसे, किस तरह का होता है, ये मशीन के डिज़ाइन पे और डिफरेंट कंपनी के पे डिपेंड करता है। तो अब हम समझते हैं कि ये टेपरिंग हमारा सही है या नहीं है, वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अगर ये बराबर टेपर नहीं होता है तो उसमें क्या होगा कि जब हमारा शेल बनेगा, तो वो जो शेल बनेगा, तो आप जानते हैं कि जैसे कोई भी स्टील, लिक्विड स्टील जैसे कूल होता जाएगा तो वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, और सॉलिडिफिकेशन होगा तो एक थिकनेस का शेल बनता जाएगा, और वो शेल जो होता है वो फर्दर कूल होता जाता है, और कूल होते हुए क्या होता है, हमारा श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या होता है श्रिंकेज? लिक्विड टू लिक्विड श्रिंकेज होता है। अगर आप एक लिक्विड टू लिक्विड श्रिंकेज मीन्स क्या हुआ कि आप अगर सपोज लिक्विड को आप स्टील समझते हैं कि स्टील को 1560 डिग्री पे आप रखें, ये 1560 डिग्री टेम्परेचर से आप कूल करके 1520 डिग्री पे ले आते हैं, तो ये आपका श्रिंक करेगा मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका। अगर अभी आप 1560 डिग्री पे एक लैडल में रखें तो स्टील का लेवल आपका ये था, जब आप 1520 लाएंगे तो आपका एक माइनर चेंज आएगा, आपका जो वॉल्यूम में है वो माइनर चेंज आएगा मीन्स आपका वॉल्यूम जो लेवल पहले आप इस जगह पे मेंटेन कर रहे थे, अब वो इस लेवल पे आ जाएगा, मीन्स वो श्रिंक करेगा स्टील। और जब वो स्टील श्रिंक करेगा तो क्या होगा कि जब वो ये आप इस जगह पे आप देख सकते हैं, सपोज ये आपका सेल है, अब यहाँ पे ये श्रिंक कर गया। अगर ये श्रिंक कर रहा है तो इस जगह पे क्या होगा, ये कैविटी, ये गैप बनेगा, और ये गैप को फिल करने के लिए क्या आएगा, तो वो एयर आ जाएगा। जब ये एयर जैसे ही इंटरप्ट हो जाएगा, और वो एयर इंटरप्ट होने के बाद क्या करेगा, एयर बैड कंडक्टर होता है हीट ट्रांसफ़र का, तो वो फर्दर हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देगा। सपोज आपका एक कॉर्नर पे हीट ट्रांसफ़र रुक गया, कम हो गया, रुक तो नहीं जाएगा लेकिन चलो मिनिमम हो गया। अब दूसरे कॉर्नर पे आपका जो है हीट ट्रांसफ़र फास्ट रहा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो एक तरफ से आपका जो सॉलिडिफिकेशन है वो स्लो हो जाएगा और दूसरी तरफ से फास्ट हो जाएगा। तो जो ड्यू टू अनइवन सॉलिडिफिकेशन ये क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, और वहाँ पे शेप को
ये शेप को डिस्टोर्ट करेगा और ये डिस्टोर्ट करके आपका जो ऐसे ये शेप बना देगा। इस तरह से आपका रोमोडिटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम मोल्ड। और फर्दर आप इस शेप में फर्दर क्या होगा, आपका कूलिंग भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब ये कूलिंग जाते हुए ये एक्सटेंड करता जाएगा और जब आप देखते हैं तो काफ़ी रोमोडिटी आ जाता है, आपको दिखता है। तो ये अनइवन मोल्ड कूलिंग और अनइवन सेकेंडरी कूलिंग दोनों इसका जो है वो रीज़न होता है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो प्राइमरी कूलिंग का जो है उसका आप मोल्ड को जब भी निकालते तो उसको अच्छे से क्लीन कीजिए और कॉर्नर को उसका चेक कीजिए कि कहीं कॉर्नर हमारा जो है वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होता है कि आपका कॉर्नर में एक लेयर फॉर्म हो जाता है और वो लेयर जो जनरली होता है वो बोल सकते हैं वो एक तरह का रस्ट ही होता है और एक रस्ट फॉर्मेशन होता है। तो जब भी आप मोल्ड को बाहर निकालते हैं उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, उसको कॉर्नर थ्रोली पूरा क्लीन कीजिए और पाउडर यूज़ करने का भी एकदम प्रॉपर वे में यूज़ कीजिए। पाउडर को इतना ही दीजिए कि एक्सेस ना हो जाए और इतना कम भी मत दीजिए कि आपका लुब्रिकेशन बराबर ना हो जाए। तो वो पाउडर का क्वालिटी पे डिपेंड करता है, प्लस आपका सुपर हीट कितना है, आपका लिक्विड केमिस्ट्री क्या है, तो इस बहुत सारा फैक्टर है। चलिए इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे कभी किसी दिन वीडियो बना के और आपको डिस्कस करेंगे इसमें कि हमें किस टाइप का कास्टिंग पाउडर यूज़ करना चाहिए और किस तरह के केमिस्ट्री में हमें कितना पाउडर यूज़ करना चाहिए, इसमें भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि ये रोमोडिटी का क्या काउजेज़ है और क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन लेने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो आप मोल्ड टेपर को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास एक टेपरिंग चेक करने का एक इक्विपमेंट आता है, अगर आपके पास है तो आप उससे टेपरिंग चेक कर सकते हैं एज़ पर डिज़ाइन। अगर नहीं है आपके पास तो आप उसको मोल्ड को बराबर एकदम क्लीनिंग करके और ज़रूरत है अगर तो कूलिंग को थोड़ा पैरामीटर को चेंज कीजिए। इतना कीजिए कि वो हाईली सॉलिडिफाई ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड ना हो जाए मोल्ड में और वहाँ पे गैप क्रिएट ना हो जाए। इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा मोल्ड कूलिंग को कम कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कितने हीट में ऑब्जर्व किए हैं। और आप चाहें तो मोल्ड को भी चेंज करके देख सकते हैं। ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो सेकेंडरी कूलिंग का हेडर का अलाइनमेंट है नोजल का, वो आप नोजल का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बराबर अलाइन है या नहीं है। तो आप टेम्पलेट मशीन में डालिए, जब भी आपका ब्रेक होता है तो आप टेम्पलेट डाल के वो प्रॉपर नोजल का जो अलाइनमेंट है वो चेक कीजिए कि आपका बराबर है क्या नहीं, सेंटर में है या नहीं, वो चेक कीजिए। अगर आपका सेंटर में नहीं है तो उसको सेंटर कीजिए। कूलिंग को अनइवन नहीं हो इसके लिए नोजल को बराबर क्लीन कीजिए। थर्ड पॉइंट है ये जो मोल्ड का जो सेक्शन है वो भी आप मेजर कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि अब बहुत कंटिन्यू हम हीट लेते जा रहे हैं, हाई लाइफ मोल्ड हो गया तो वो इरोजन से आपका जो सेक्शन होना चाहिए वो बढ़ जाता है। तो आप मोल्ड का कंडीशन देख के आप मोल्ड को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं कि अब हम भी रोमोडिटी परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज अभी मान लीजिए कि आपका ये D1 जो है वो 12 है और D2 जो है 11 है, ठीक है। अब हम 11 और 12 है तो हम इसका परसेंटेज चेक करने के लिए अगर कोई बोलता है ना कि अरे बताओ यार तुम्हारा रोमोडिटी परसेंटेज क्या आ रहा है, तो फॉर्मूला में ये है कि आपका D1 माइनस D2। तो आप इससे देख लीजिए कि आपको क्या है D1 माइनस D2। तो D1 अगर मान लीजिए कि 12 है, D2 11 है, तो 12/11 सिंपल करने के लिए आप 10 कर लीजिए, इसको 10 कर लीजिए, कैलकुलेशन ईजी होगा, डिवाइडेड बाय 10। अब इसको इंटू 100 कीजिए, तो इसको 100 किए। अब ये देखिए कितना होता है 2, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ये 1 0 तो 1 0 कट जाएगा, बचता है यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये तो 0, ये तो कट गया। अब ये हो गया 20%। तो इस तरह से आप जो है रोमोडिटी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये मैं एग्जांपल दिया हूँ, इतना नहीं आता क्योंकि इतना हम यहाँ पे 12 और 10 में माइनस किया हो। जनरली आप सपोज 120 का सेक्शन चलाते हैं तो 120 माइनस
115 आएगा। तो इस तरह से परसेंटेज आपका बहुत कम आएगा, 4%, 3%, 2%, 5% इस तरह आता है। लेकिन ये एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने समझाया कि आपको कैसे निकाला जाता है। तो ये है हमारा आज का वीडियो रहा, जिसमें हम रोमोडिटी पे बात किए। अगर रोमोडिटी से रिलेटेड कुछ भी आपको आपके प्लांट में कोई भी इशू आता है इस तरह का, तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग पाथ IQ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्दर जो है बिलेट का जो भी और क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज़ है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, और 1 बाय 1 इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।